28 नवंबर को यूक्रेन ने एक हमला शुरू किया जिसकी उम्मीद पुतिन को नहीं थी। महीनों तक रूसी रिफाइनरियों और रूसी बंदरगाहों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने के बाद अब यूक्रेन पुतिन के बैंक खाते की असली जीवन रेखा, उनकी शैडो फ्लीट के पीछे जा रहा है। यह क्रेमलिन के लिए विनाशकारी है क्योंकि रूसी अर्थव्यवस्था इस अवैध तेल नेटवर्क से उत्पन्न होने वाली आय के बिना जीवित नहीं रह सकती। इसी कारण जब रूस को हमले की जानकारी मिली तो वे इसे हमला कहने में बहुत सतर्क थे। क्रेमलिन मीडिया के अनुसार जलते हुए टैंकरों को किसी अस्पष्ट बाहरी प्रभाव से नुकसान पहुंचा था। यूक्रेन ने जल्दी से ही फुटेज जारी की ताकि बाहरी प्रभाव साबित हो सके। वह एक सी बेबी नेवल ड्रोन था। यह हमला पुतिन के लिए युद्ध के एक डरावने नए चरण की शुरुआत करता है जो उस पूरे छाया तंत्र को खतरे में डालता है जिस पर वह निर्भर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुक्रवार 28 नवंबर को रूसी मीडिया ने एक भ्रमित करने वाली रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि काला सागर में एक रूसी टैंकर में आग लग गई। बाहरी प्रभाव के कारण क्रू को निकालने की तैयारी की जा रही है। अब यह बाहरी प्रभाव क्या है आप देख रहे हैं। रूस ने इसे हमला क्यों नहीं कहा? इसका कारण यह था कि वे नहीं चाहते थे कि अन्य शैडो फ्लीट जहाज और उनके क्रू डर जाएं और रूसी बंदरगाहों पर आना बंद कर दें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होगा कि पुतिन अरबों डॉलर खो देंगे। तो बताइए अब क्या हुआ? रूसी योजना काम नहीं आई क्योंकि यूक्रेन ने तुरंत फुटेज जारी कर दी ताकि यह साबित किया जा सके कि यह बाहरी हमला असल में क्या था। देखिए, यह यूक्रेन का सी बेबी नेवल ड्रोन है जिसे यूक्रेनी सुरक्षा बलों या एसपीओ द्वारा संचालित किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 28 नवंबर को 2 अलग अलग शैडो फ्लीट जहाजों पर हमले किए। हमले का मकसद पुतिन की यूक्रेन युद्ध के लिए फंड जुटाने की क्षमता को कमजोर करना था। यूक्रेन द्वारा निशाना बनाए गए ये जहाज हर यात्रा में करीब $70 मिलियन का तेल ले जाते हैं, लेकिन जब उन पर हमला हुआ तो वे वास्तव में खाली थे। इसका कारण यह था कि वे फिर से ईंधन भरवाने के लिए रूसी बंदरगाह लौट रहे थे। दुर्भाग्यवश लगता है वे वह यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। पहला टैंकर जिस पर हमला हुआ उसका नाम कायरोस था और दूसरे का नाम विराट था। अब ये टैंकर गाम्बिया या पनामा के झंडे तले चलते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि ये रूसी स्वामित्व में हैं। इसी कारण इन टैंकरों पर अमेरिका, यूके और यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन अंतिम दौर के प्रतिबंध यूक्रेनी ड्रोन से आए। हमारे पास वास्तव में दूसरे टैंकर विराट का एक क्लिप है, ठीक उसी के बाद जब उस पर हमला हुआ था। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि क्रू मदद मांग रहा है। देखिए। कृपया मेरी मदद कीजिए, वहां ड्रोन हमला हुआ है। यह मुराद है। और समाधान क्या है? अब जैसे कि यह काफी बुरा नहीं था, अगले ही दिन हमें दूसरे रूसी टैंकर कायरोस के बोर्ड से और फुटेज मिली। इस बार हम देख सकते हैं कि यह बुरी तरह जल रहा है, इसलिए क्रू को वहां से निकलना पड़ा। देखिए। अब जब मैं यह वीडियो तैयार कर रहा था, बस कल ही हमें रिपोर्ट मिली कि एक और शैडो फ्लीट टैंकर जल रहा है और इस बार यह अफ्रीका के सेनेगल के तट के पास जल रहा है। इस टैंकर पर विस्तार से चर्चा से पहले मैं बताना चाहता हूं कि शैडो फ्लीट टैंकर पुतिन और रूसी अर्थव्यवस्था के लिए इतने अहम क्यों हैं। इससे पता चलता है कि यूक्रेन इनके पीछे क्यों है। देखिए, जब पुतिन ने 2022 में अपना आक्रमण शुरू किया था तो रूसी अर्थव्यवस्था पर तुरंत ही ढेर सारी पाबंदियां लगा दी गई थीं। लेकिन बहुत से लोग यह भूल जाते हैं कि शुरुआती ज्यादातर पाबंदियां असल में रूसी तेल कंपनियों को निशाना नहीं बना रही थीं। उन्होंने रूसी बैंकों, दूसरे क्षेत्रों की कंपनियों और यहां तक कि उन तेल परियोजनाओं को भी निशाना बनाया जिन पर रूस काम कर रहा था। लेकिन पश्चिमी नेताओं ने रूसी तेल को निशाना नहीं बनाया क्योंकि वे इसे बाजार से हटाना नहीं चाहते थे। ऐसा करने से तेल की कीमतें बढ़ती हैं, जो किसी के लिए अच्छा नहीं। यूरोप रूसी तेल और गैस पर बहुत निर्भर था,
इसलिए उसे पूरी तरह बंद करना संभव नहीं था। इसी वजह से पश्चिमी प्रतिबंधों ने एक बैंक को प्रतिबंधों की सूची से बाहर रखा था। वह बैंक था गैज़प्रोम। यूरोपीय देश रूस से तेल और गैस खरीदने के लिए ऐसे बैंक से भुगतान कर रहे थे जो प्रतिबंधित नहीं था। तो धीरे धीरे दुनिया में हर कोई यही करने लगा। सभी रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, सिवाय उस एक खास बैंक के, गैज़प्रोम बैंक के। तो वे रूस को भुगतान इसी बैंक के जरिए करने लगे। यह वास्तव में पुतिन के लिए बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि आक्रमण के तुरंत बाद तेल की कीमतें आसमान छू गईं। लगभग अमेरिकी डॉलर 110 प्रति बैरल तक पहुंच गई। इसका मतलब यह था कि रूस आक्रमण के बाद तेल बेचकर पहले से भी ज्यादा पैसा कमा रहा था। अब यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी कारण दिसंबर 2022 में पश्चिमी देशों ने प्राइस कैप प्रतिबंध लागू किया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वे रूस के तेल बेचने की कीमत पर एक सीमा लगाना चाहते थे, लेकिन वे चाहते थे कि रूस सिर्फ ऊंची कीमतों से मुनाफा न कमाए। तो इस समय तेल की कीमत लगभग $80 प्रति बैरल थी, इसलिए कीमत की सीमा $60 तय की गई थी। अब जिस तरह से उन्होंने इस कीमत सीमा को लागू किया, वह वाकई में बहुत ही शानदार था। रूस जिन शिपिंग और बीमा कंपनियों का इस्तेमाल कर रहा था, वे सभी पश्चिमी थीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बाजार पर कहीं न कहीं पश्चिम का ही नियंत्रण है। दुनिया की 90% शिपिंग पश्चिमी कंपनियों के नियंत्रण में है और 90% बीमा भी पश्चिमी कंपनियों के नियंत्रण में है। इसका मतलब है कि पश्चिमी नेताओं ने इन कंपनियों से बस इतना कहा कि अगर आप रूसी तेल के साथ डील कर रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास सारे जरूरी कागजात हों, जिससे यह साबित हो सके कि रूस प्राइस कैप का पालन कर रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसा था कि पुतिन को प्राइस कैप का पालन करना ही पड़ता, भले ही वो नहीं चाहते, क्योंकि वो पश्चिमी शिपिंग और पश्चिमी बीमा का इस्तेमाल करना चाहते थे। अब इस समस्या से बचने के लिए पुतिन ने शैडो फ्लीट टैंकर खरीदना शुरू कर दिया। अब ये सिर्फ अच्छा नाम है 15-20 साल पुराने टैंकरों के लिए जो रिटायरमेंट के करीब हैं। रूस पर प्राइस कैप लगने के बाद उन्होंने मिडिल ईस्ट में शेल कंपनियों से टैंकर खरीदकर अपने तेल की शिपिंग में इस्तेमाल करना शुरू किया, और उन्होंने बस नकली इंश्योरेंस कंपनियां बना ली जो अगर कभी कोई दावा हो भी जाए तो असल में इंश्योरेंस पूरा नहीं करती। अब ये टैंकर सुरक्षित नहीं है। ये तो तब है जब हमने यूक्रेनी ड्रोन को ध्यान में भी नहीं रखा, लेकिन जल्दी ही ये टैंकर रूसी निर्यात नेटवर्क का बहुत बड़ा हिस्सा बन गए। 2025 तक रूस के समुद्री तेल का लगभग 70 से 80% इन्हीं शैडो टैंकरों के जरिए जाता है, और इस तरह रूस प्रतिबंधों से बच सकता है और जाहिर है प्राइस गैप से भी बच सकता है। अब इसके अलावा यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है कि पुतिन ने इन टैंकरों को खरीदने में बहुत पैसा खर्च किया है। उन्होंने लगभग $10 अरब खर्च किए, करीब 1000 ऐसे जहाज खरीदने में जो लगभग रिटायरमेंट के करीब हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, प्रतिबंध बिल्ली चूहे का खेल है। पश्चिमी देश प्रतिबंध लगाते हैं, रूस उन्हें चकमा देने का तरीका ढूंढ लेता है, फिर पश्चिमी देश उस कमी को दूर करते हैं। ठीक यही हुआ। दुनिया को शैडो फ्लीट के बारे में कब पता चला? इसका जवाब धीमा था, लेकिन आया। फिर भी पश्चिमी देशों ने खुद टैंकरों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, तो वे उन खास जहाजों के पीछे पड़ गए जिन्हें रूस इस्तेमाल कर रहा था। और यह तरीका इसलिए असरदार था क्योंकि जब भी ये जहाज भारत या चीन जैसे किसी देश में तेल बेचने जाते हैं तो उन्हें बंदरगाह पर रुकना पड़ता है। इसका मतलब था कि अगर उस टैंकर पर प्रतिबंध है और हम देखते हैं कि वह किसी बंदरगाह पर रुक रहा है, तो हम उस बंदरगाह कंपनी या उसे प्रबंधित करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। यह जोखिम कोई भी बंदरगाह कंपनी नहीं लेना चाहती, खासकर एशिया में, क्योंकि वे अमेरिका और पश्चिमी देशों से बहुत व्यापार करती हैं। इसी वजह से बंदरगाह कंपनियों ने मूल रूप से इन टैंकरों से कहना शुरू कर दिया, अरे तुम यहाँ नहीं आ सकते। और इसका मतलब यह हुआ कि पुतिन ने टैंकर के लिए जो कीमत चुकाई थी वह कहीं ना कहीं बेकार हो गई। अब जाहिर है रूस ने इसके लिए रास्ते ढूंढ ही लिए। रूस ने या तो नए टैंकर खरीदे या समुद्र में ही तेल ट्रांसफर करना शुरू किया, बजाय बंदरगाह पर रुकने के। लेकिन इससे भी रूस के लिए तेल निर्यात से मुनाफा कमाना मुश्किल हो रहा था। अब इसे समझाने का अच्छा उदाहरण है कि प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था के गले में फंदा है, और पश्चिम द्वारा लाया गया हर नया पैकेज उस फंदे को और कसता जा रहा है। इसका मतलब है रूसी अर्थव्यवस्था के लिए हालात और कठिन हो रहे हैं।
यही हमें 2025 तक ले जाता है। जैसा कि आप लोग पहले से जानते होंगे, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में यूक्रेन ने अपने खुद के प्रतिबंध बढ़ाने शुरू कर दिए, और मेरा मतलब है ड्रोन हमलों से उन्होंने रूसी रिफाइनरियों को निशाना बनाना शुरू किया, और अक्टूबर में रूस की करीब 38% रिफाइनिंग क्षमता नष्ट की। इसका मतलब था कि रूस में जमीन से बहुत सारा कच्चा तेल निकल रहा था, जिसे रूस खुद रिफाइन नहीं कर पा रहा था, जबकि पहले वह उसे रिफाइन करता था। इसका मतलब है कि रूस इस कच्चे तेल को अपनी रिफाइनरियों में नहीं इस्तेमाल कर सकता। अब इसका दोहरा असर हुआ। पहला था, जाहिर है रूस जो बहुत सारे रिफाइंड उत्पाद बना रहा था, वे आम तौर पर इन्हें घरेलू बाजार में बेचते थे या फिर विदेशों में बेचते थे, और ये सिर्फ कच्चा तेल बेचने की तुलना में ज्यादा मुनाफेदार थे। यह रूसी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका था, लेकिन अब रूस को खुद के तेल की उतनी जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने निर्यात बढ़ा दिया। अब वे पूरी तरह से एक के बदले एक, यानी जितना वे रिफाइन कर रहे थे उसकी पूरी जगह नहीं ले सकते थे। वे उसे बस दूसरे देशों को नहीं भेज सकते थे, लेकिन उसका एक अच्छा हिस्सा वे भेज सकते थे, तो उन्होंने दूसरे देशों को ज्यादा निर्यात करना शुरू कर दिया। इस तरह भले ही रूस को कम पैसे मिल रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी रिफाइनरियां बंद होने के बावजूद उन्हें कुछ पैसे तो मिल ही रहे थे। अब बात करते हैं यूक्रेन की नई रणनीति की, जो पुरानी रणनीति का विस्तार है, क्योंकि वह अब भी रूसी रिफाइनरियों पर हमला कर रहा है, लेकिन अब वे रूसी बंदरगाहों और जाहिर है रूसी टैंकरों को भी निशाना बना रहे हैं। जैसा बताया, पिछले शुक्रवार 2 शैडो टैंकर नष्ट हुए थे, और कल हमें यह खबर मिली कि तीसरा टैंकर अफ्रीका के तट के पास निशाना बनाया गया। यह तीसरा जहाज निशाना नहीं बना, शायद मैंने गलत शब्द चुना। यह सेनेगल अफ्रीका के तट के पास जल रहा है। हमें अब पता है कि जहाज रूस से जुड़ा है और इस साल कई बार रूसी बंदरगाहों पर रुका है। हमें नहीं पता कि यह यूक्रेन था या नहीं, क्योंकि ये अफ्रीका के तट के पास है, और मुझे शक है कि यूक्रेनियों के पास इतना दूर जाने वाला ड्रोन है। और इसके अलावा पहले 2 जहाजों के मामले में यूक्रेन ने वास्तव में हमले की जिम्मेदारी ली थी, तीसरे वाले में उन्होंने ऐसा नहीं किया है। यह संभव है कि यह यूक्रेनी हमला न होकर कोई हादसा हो, फिर भी यह रूसी अर्थव्यवस्था के लिए झटका है। जैसा कि आप क्लिप में देख सकते हैं, जहाज स्थिर है, लेकिन अंदर अभी भी पानी है। हाल ही की रिपोर्ट्स के अनुसार इंजन रूम में पानी है। इसी वजह से जहाज को सबसे नजदीकी मरम्मत यार्ड या जहां भी जहाजों की मरम्मत होती है वहां ले जाया जा रहा है। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ पहले 2 हमले ही हमें दिखाते हैं कि युद्ध का एक नया दौर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन देख रहा है कि क्या वो शैडो फ्लीट के जहाजों पर बिना ज्यादा विरोध के सीधे हमला कर सकता है, क्योंकि काला सागर में टैंकरों पर हमला करके यूक्रेन मूल रूप से इस क्षेत्र से रूसी तेल निर्यात पर एक तरह की नाकाबंदी लगाने की उम्मीद कर रहा है। यह क्रेमलिन पर और दबाव बनाएगा, जो अभी भी यूक्रेन के ऊर्जा और रिफाइनरी हमलों से जूझ रहा है। अब रूस के लिए इन हमलों की सबसे बड़ी समस्या वास्तव में यह है कि उनके पास काला सागर में ऐसा कोई बेड़ा नहीं है जो रूसी टैंकरों की रक्षा कर सके। ज्यादातर लोग जो इस युद्ध को फॉलो कर रहे हैं जानते हैं कि यूक्रेन ने रूसी काला सागर बेड़े को लगभग बेकार कर दिया है, क्योंकि वे इतनी मार कर रहे थे कि पुतिन को क्रीमिया नौसैनिक अड्डा खाली कराना पड़ा, और अब सारे जहाज काला सागर के रूसी तट पर हैं, जो और पीछे है। अब जैसे ये शर्मनाक नहीं था, बंदरगाह के जहाज भी बाहर नहीं आ रहे हैं। वे कभी कभी छोटी गश्त के लिए या यूक्रेनी ठिकानों पर गहरे हमले करने के लिए बाहर आते हैं। इसके अलावा वे बंदरगाह में ही रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई उन तक न पहुंचे। तो अब पुतिन के सामने वास्तव में एक बहुत कठिन विकल्प है। क्या वह अपनी टैंकरों की सुरक्षा के लिए काला सागर बेड़े का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इसके बदले में बेड़े को खतरे में डालना चाहते हैं? क्या वह काला सागर से तेल शिपिंग रोककर अपने बेड़े की सुरक्षा करना चाहते हैं? हम देखेंगे वह क्या चुनते हैं, लेकिन दोनों ही विकल्प वैसे भी बुरे हैं। ऐसी वीडियो बनाने की एक समस्या, जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो रहे हों, वीडियो में YouTube अक्सर हमारे वीडियो को डिमोनेटाइज या बैन कर देता है। पिछले हफ्ते हमारी 4 युद्ध संबंधित वीडियो डिमोनेटाइज हो गई थी। YouTube के मुताबिक ड्रोन स्ट्राइक या फ्रंट लाइन फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए सही नहीं है, इसलिए वीडियो प्रतिबंधित होते हैं। यह आधुनिक युद्ध की सच्चाई है, जिसे यूक्रेन वासी लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि इन सब चीजों को कवर करना जरूरी है।
और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया। हमने इसे खुद बनाया ताकि हम पर पाबंदी न लगे। हमें हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें अपनी फ्रंटलाइन फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता, और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम वास्तव में साइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाते हैं। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसलिए क्योंकि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, विज्ञापनों से नहीं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और हमारी वीडियो बिना सेंसर के देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जो हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमसे जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वह सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है, और वे सभी वीडियो भी देख सकते हैं जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और चैनल को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सैम है। अगले वीडियो में मिलूंगा।